ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं पीपा का, जिसे इसी हफ्ते 10 नवंबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। ईशान खट्टर, मृणाल ठाकुर, प्रियांशु पेनुली, सोनी राजदान आदि आदि इसमें मुख्य भूमिका में है। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 19 मिनट की है। इसके को राइटर और डायरेक्टर है राजकृष्ण मेनन, जो इससे पहले 2016 में आई हुई अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट और उसके बाद में अगले वर्ष 2017 में आई हुई सैफ अली खान की शेफ, जिसका हमने रिव्यू किया हुआ है। इन दोनों फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है और उसके सीधे बाद अभी 2023 में इतने लंबे अंतराल के बाद में, समय के बाद में उनकी अगली कोई फिल्म आई है। अब देखिए, पीपा का जो पहला टीज़र है, करीब 1 मिनट का टीज़र, पिछले वर्ष 2022 में अगस्त में उसे रिलीज़ किया गया था और टीज़र में बताया गया था कि 2 दिसंबर 2022 को इसे थिएटर में, इन सिनेमाज रिलीज़ किया जाएगा। पर उसके बाद में इस फिल्म को लेकर कोई अपडेट ही नहीं आई, जैसे कि इसके मेकर्स अपनी ही फिल्म को भूल गए हो, ठंडे बस्ते में डाल दिया हो, या वे खुद ही शायद अपने प्रोडक्ट को लेकर कोई कॉन्फिडेंट नहीं थे इससे, जैसे वो पीछा छुड़ाना चाहते हो, ऐसा लग रहा था। क्योंकि उसके बाद में कोई भी अपडेट इसकी नहीं आई और अभी सीधे अगले वर्ष, अभी 2023 के दिसंबर से पहले, मतलब लगभग 1.5 वर्ष हो गया इसका टीज़र पिछले वर्ष आए हुए, और अभी उन्होंने इसे OTT पर डंप कर दिया है एक प्रकार से। आजकल हम देख रहे हैं ज़्यादातर OTT का कंटेंट किस प्रकार का, मतलब जिसको लेकर उसके मेकर्स ही जैसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, उनको विश्वास ही ना हो अपने प्रोडक्ट पर, फिर उसको OTT पर डाल दिया जाता है। तो ये भी उन्हीं फिल्मों में से एक लग रही थी। इस कारण से बिल्कुल ही ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ में मैंने इसे देखना शुरू किया था। अब कहानी की बात करें तो 1971 के युद्ध के वॉर हीरो बलराम सिंह मेहता जी, उनका पात्र ईशान खट्टर ने प्ले किया है। उनके ही जीवन पर यह फिल्म आधारित है। उनके साथ में ही उनके ही भाई राम मेहता जी, वे भी 1971 के युद्ध के वॉर हीरो थे। वे और उनकी बहन राधा मेहता, उन्हें भी जो गुप्त संदेश होते हैं उनको डिकोड करना आता था, तो उन्होंने भी अपना योगदान 1971 के युद्ध में दिया था हमारी सुरक्षा एजेंसीज के साथ में। तो इन तीनों के ही योगदान के बारे में ये फिल्म हमें बताती है। अब देखिए, 1971 के युद्ध को लेकर हाल ही के समय में काफ़ी सारी फिल्में आई हुई है। उसमें जैसे कि द गाजी अटैक का एक उदाहरण हम दे सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फिल्म थी, तेलुगु फिल्म थी। उसे हिंदी में भी साथ में रिलीज़ किया गया था और उसको लेकर हमारे लिबरल्स ने काफ़ी परेशानी हुई थी उस फिल्म को उन्हें देखकर, द गाजी अटैक को, क्योंकि उसमें हमारे हीरोज़ को सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद में राजी का उदाहरण हम दे सकते हैं, एक बहुत ही घिनौनी प्रोपेगेंडा फिल्म, जिसमें पाकिस्तान को ही एक प्रकार से विक्टिम दिखाने का प्रयास किया था। पाकिस्तानी की हत्या करने के बाद में हमारे ही रॉ ऑफिसर को फूट फूट कर रोते हुए दिखाया था। फिल्म के एंडिंग में सहमद खान जी का जो कैरेक्टर है, उन्हें घिन आ रही है अपने ही देश की सेवा करते हुए, इस प्रकार का चित्रण फिल्म में किया गया था, जो कि जिस पुस्तक पर फिल्म आधारित है कॉलिंग सहमद, उससे बिल्कुल ही विपरीत, अपोजिट ऐसा चित्रण फिल्म में किया गया था। और भी बहुत सारी बातें हैं, रॉ को बिल्कुल ही अमानवीय, इनह्यूमन, क्रूर इस प्रकार से उन्होंने दिखाया था, वगैरह वगैरह। और साथ में ही 1971 के युद्ध में जो जेनोसाइड हुआ था, जो लाखों लाखों महिलाएं, जिनमें अधिकतर हिंदू महिलाएं थी, हिंदू महिलाओं को ही टारगेट करके जो रेप किए गए थे, तो उन सब बातों का तो कहीं पर उल्लेख था ही नहीं। ऊपर से पाकिस्तान को ही एक प्रकार से विक्टिम दिखाने का उन्होंने प्रयास किया था। तो राजी का एक उदाहरण हम दे सकते हैं। उसके बाद में भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म आई थी। उसके अलावा रोमियो अकबर वॉल्टर, जॉन अब्राहम की फिल्म आई थी। उनमें उल्लेख तो किया गया था जेनोसाइड का, पर उसमें इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया था कि पाकिस्तानी आर्मी ने स्पेसिफिक हिंदुओं को ईस्ट पाकिस्तान में, यानी अभी के बांग्लादेश में, उस समय टारगेट किया था। इसका कोई उल्लेख वहाँ पर उन्होंने नहीं किया था। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में भी नूरा फतेही का जो कैरेक्टर है, वो शुरुआत में उल्लेख तो करती है हत्याओं का, रेप का, पर इस बात को वो उल्लेख नहीं करती कि पाकिस्तानी आर्मी ने स्पेसिफिक हिंदुओं को वहाँ पर टारगेट किया था। अभी पीपा 1971 के युद्ध पर फिल्म आधारित है, ये टीज़र से तो पता ही था। तो मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ पर उन्होंने फिल्म में किस प्रकार से युद्ध का चित्रण उन्होंने किया है। तो देखिए, यहाँ पर युद्ध की अपेक्षा बलराम सिंह मेहता जी, उनके भाई राम मेहता जी, इन दोनों के बीच की जो अनबन है, उस पर मुख्यतः इसका फोकस था। राम मेहता जी, उन्हें बहुत ही ज़्यादा एक अपने रूल्स का पालन करने वाला, एक
बहुत ही डिसिप्लिन ऐसा ऑफिसर उनको दिखाया है। और बलराम सिंह मेहता जी उनका जो कैरेक्टर है वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। जो राम मेहता जी के छोटे भाई है वो अपने भाई को भी पसंद नहीं करते, क्योंकि भाई बात बात पर उनको टोकते रहते हैं, और जो आर्मी के डिसिप्लिन है, रूल्स है, उसका भी वो बार बार उल्लंघन करते रहते हैं बलराम सिंह मेहता उनका कैरेक्टर। तो मुझे लग रहा था कि शायद धीरे धीरे बलराम सिंह मेहता उन्हें अपने भाई की महानता के बारे में, वो क्यों इतना स्ट्रिक्ट है, रूल्स का, डिसिप्लिन का पालन करना क्यों आवश्यक होता है, ये शायद उनको धीरे धीरे पता चलेगा। उस कैरेक्टर में उस प्रकार से कुछ वो डेवलपमेंट आगे जाकर के दिखाएंगे, और फिल्म के एंडिंग में वो अपने भाई को बिल्कुल गले लगा लेंगे, बहुत भावुक हो जाएंगे कि मेरे बड़े भैया जो कह रहे थे, जो बता रहे थे, वो बात कितनी सही थी। इस प्रकार से कुछ एक कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी, ऐसा मैंने शुरुआत में सोचा था, पर वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। कहीं पर भी बलराम सिंह मेहता उनके पात्र को अपनी गलती समझ में आ रही हो, या अपने भाई के प्रति जो उनका प्रेम, उसे जिस प्रकार से उनको डेवलप करना चाहिए था, ये बातें नहीं, उस प्रकार से उन्होंने उन्हें डेवलप नहीं किया है। उसके अलावा राधा मेहता, उनका कैरेक्टर मृणाल ठाकुर ने बहुत बढ़िया तरीके से फिल्म में प्ले किया है। और बात करें जेनोसाइड की, तो वो बातें इस फिल्म में उन्होंने दिखाई है। काफ़ी सारी जगहों पर विजुअल्स भी हमें देखने को मिलते हैं कि पानी में इधर उधर किस प्रकार से लाशें पड़ी हुई है, ये सब बातें उन्होंने दिखाई है। पर कहीं पर भी ये उल्लेख उन्होंने नहीं किया कि पाकिस्तानी आर्मी ने स्पेसिफिक हिंदुओं को टारगेट किया था, कहीं पर भी नहीं, एक जगह पर भी नहीं। मुझे इसी बात का दुख होता है कि भारत के फिल्म मेकर्स, अगर आप सत्य नहीं दिखा सकते तो आप उस विषय को चुनो ही मत ना। जब आप नहीं दिखाते तो आप जो विक्टिम्स हैं उनके साथ में अन्याय करते हैं। अगर बात करें हम जो रेप हुए, बलात्कार हुए 1971 के युद्ध के समय पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा, इसके पहले भी मैं वैसे बता चुका हूँ, फिर से एक बार थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। ड्यूरिंग द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री एंड रजाकार पैरामिलिट्री फोर्स रेप बिटवीन 2 lakh and 4 lakh Bengali women and girls in a systematic campaign of genocidal rape. Most of the rape victims of the Pakistani army and its allies were Hindu women. Some of these women died in captivity or committed suicide, while others moved from Bangladesh to India. Imams and Muslim religious leaders declared the women war booty. The activists and leaders of the Islamic parties are also accused to be involved in the rapes and abduction of women. The Pakistani elite believed that Hindus were behind the revolt, and that as soon as there was a solution to the Hindu problem, the conflict would resolve. For Pakistanis, the violence against Hindus was a strategic policy. Muslim Pakistani men believed the sacrifice of Hindu women was needed to fix the national malaise. Anecdotal evidence suggests that imams and mullahs supported the rapes by the Pakistani army and issued fatwas declaring women war booty. A fatwa from West Pakistan during the war asserted that women taken from Bengali Hindus could be considered war booty. युद्ध की लूट हिंदू महिलाओं को घोषित किया गया था, गनीमत माल, वॉर बूटी। इसके बारे में काफ़ी इससे पहले भी ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। कई सारे स्पेसिफिक ऐसी घटनाओं का उल्लेख भी मैंने हमारे द डेली फाइल्स के ऊपर जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने उल्लेख किया हुआ है। तो जब देखिए ये स्पेसिफिक, ये सारी बातें हमारे सामने डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स अवेलेबल है, और जब आप उस पर कोई फिल्म बना रहे हैं और आप उन विक्टिम्स, वो विक्टिम्स क्यों है उसका स्पेसिफिक वो सब बातें हमारे सामने अवेलेबल है, तो अगर आप उसका उल्लेख नहीं करते तो आप उन विक्टिम्स के साथ में अन्याय करते हैं। जो इस फिल्म में उन्होंने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है जो कि अवश्यंभावी है वो उल्लेख करना। और बाकी जो कुछ हत्याएं और रेप आदि भी उन्होंने दिखाए हैं। कई सारी महिलाओं को किस प्रकार से एक एक जगह पर बंदी करके रखा गया था, पर उसके पीछे भी पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार, उनके द्वारा कुछ वो ऐसा कुछ विजुअल्स के माध्यम से उन्होंने नहीं दिखाया। मतलब मैं रेप दिखाने की बात नहीं कर रहा, पर पाकिस्तानी आर्मी की मानसिकता, उनकी क्रूरता, वो क्या सोच थी उसके पीछे, इतनी हत्याएं, बलात्कार करने के पीछे, उसको लेकर कुछ संवाद डाले जाते, कुछ सीन्स डाले जाते, पर वो तो हमें कहीं पर भी फिल्म में दिखाई नहीं देता। और जो कुछ भी था वो बस दो भाइयों के बीच की जो कुछ अनबन है, खींचतान है विचारों को लेकर, उस पर मुख्यतः फोकस था, और उससे भी उन्होंने कुछ खास ऐसा फिल्म में डेवलप नहीं किया है। तो बस फिल्म चलती जाती है और हम देखते जाते हैं। जो कुछ एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए था पात्रों के साथ में, वो हम फील नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही एक और फिल्म में संवाद है जो मुझे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगा।
सोनी राजदान जो महेश भट्ट की पत्नी है, उन्होंने कैप्टन बलराम सिंह मेहता जी की माता जी की फिल्म में भूमिका निभाई है। तो एक सीन में सोनी राजदान का कैरेक्टर अपने बेटे कैप्टन बलराम सिंह मेहता जी से वे कहती है कि रिफ्यूजीज़ के बारे में वर्णन करते हुए कहती है कि उस भीड़ में हमारे जैसे जीते जागते लोग होते हैं, मजबूरियाँ दूसरे देश में जाने के लिए बाध्य करती है। याद रखना कि हम भी एक रेफ्यूजी है, पाकिस्तान से हम भी रेफ्यूजी बनकर आए थे, ऐसा वे वहाँ पर कहती है। अब देखिए, जब भी रेफ्यूजीज़ या इलीगल इमिग्रेंट्स इनकी बात होती है तो बातों को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। विशेषतः जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदू है उनको इसमें बिल्कुल भी जनरलाइज करने के लिए नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि हिंदुओं ने कभी भी अपनी मातृभूमि के पार्टीशन की मांग नहीं की थी, मातृभूमि के टुकड़े करने की हिंदुओं ने मांग नहीं की थी। पार्टीशन हिंदुओं पर थोपा गया था और इसी कारण से सीएए के कानून में पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उन्हें नागरिकता देने की बात कही है, क्योंकि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, ये इस्लामिक कंट्रीज़ है और पार्टीशन की मांग हिंदुओं की तरफ से नहीं की गई थी, वो उन पर थोपा गया था। तो बाकी जो विश्व भर में हम रेफ्यूजीज़ की या इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या देखते हैं, उन्हें आप हिंदुओं के साथ में जोड़कर इस प्रकार से जनरलाइज नहीं कर सकते। उसमें बहुत एक आकाश पाताल का अंतर है। तो वो जो एक ज़बरदस्ती का डायलॉग डालकर जो जिन बातों को जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया था वो मुझे कम से कम सही नहीं लगा। बाकी फिल्म के साथ में जैसे कि मैंने कहा कि हम भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते हैं और ना ही वो जो एक राष्ट्रवाद की भावना फिल्म को हमारे अंदर जगानी चाहिए वैसी भावना भी ये फिल्म नहीं जगा पाती है और शायद इसी कारण से इसके मेकर्स ने इसे चुपचाप से OTT पर रिलीज़ करना सही समझा होगा। मैं पीपा को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी या वायलेंस नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो परिवार के साथ में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।